वो एक ऐसा डरावना सपना है जो सदियों से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इंसानों के झुंड खून के प्यासे शैतान बन गए और सभ्यताएं खत्म हो गई। क्या वो सपना सच भी हो सकता है? साइंटिस्ट्स ने ऐसे पैरासाइट्स का पता लगाया है जो जीते जागते जीवों को जिंदा लाश में बदल देते हैं। हर साल नए नए खतरनाक पैथोजेंस हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। न्यूरो साइंटिस्ट्स वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे हम अपनी सोच बदल सकें। क्या वो दिन भी आएगा जब हम अपने शरीर और आत्मा पर अपना कंट्रोल खो देंगे? क्या ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स की बात सच हो सकती है? काफी पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देखी थी जिसने हमारी रातों की नींद उड़ा दी थी, द ममी। उस फिल्म में जादू के जोर से एक लाश फिर से हमारी दुनिया में लौट आई थी। क्या ऐसे माइंडलेस शैतान कभी हमारी दुनिया में सचमुच होंगे? डेविड ह्यूज एक एंटोमोलॉजिस्ट है। ये काफी लंबे समय से उस साइंस की डार्क साइड से जुड़े हुए हैं। जब मैं काफी छोटा था तब फंगस से मेरा बड़ा ही करीबी रिश्ता था। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि वो क्या है, मगर वक्त के साथ वो फंगस बढ़ी और कुछ ही महीनों के बाद मेरी खोपड़ी पर से आधे बाल गायब हो गए। डेविड तो बच गए, मगर वो फंगस कुदरत की सबसे खतरनाक जीव नहीं थी। कुछ फंगस तो ऐसी होती हैं जो अपने होस्ट के शरीर को गला देती हैं और उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। वो आमतौर पर जिंदा होस्ट पर ही पलती हैं और अपने अंदर से ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल निकालती हैं जो उस जिंदा होस्ट को मार डालते हैं और उनके टिश्यू को तोड़ डालते हैं। उसके बाद फंगाई उसे ही खाती है और उस जिंदा होस्ट के अंदर ही लगातार बढ़ती जाती है। ये फंगस सिर्फ शरीर पर ही कब्जा नहीं जमाती, बल्कि दिमाग भी अपने कब्जे में कर लेती है और उससे अपना मनचाहा काम करवाती है। डेविड उस फंगस के एक्सपर्ट हैं जो अपने विक्टिम्स को जिंदा लाश बना देती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उसे रेंगती लाश बना देती है। पृथ्वी के हर जीव की तरह उस फंगस का भी एक वैज्ञानिक नाम है। उसे ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरालिस कहते हैं, मगर आम बोलचाल की भाषा में उसे ज़ॉम्बी और फंगाई कहते हैं। खाने की तलाश में घूमती चींटी अनजाने में ही ज़ॉम्बी फंगस का स्पोर ले लेती है। फिर वो फंगस उस चींटी के शरीर के अंदर चली जाती और अपनी आबादी बढ़ाकर चींटी के दिमाग पर हावी हो जाती है, जहां वो अपने खतरनाक माइंड कंट्रोलिंग केमिकल छोड़ती है। इसके बाद ज़ॉम्बी बन चुकी वो चींटी पत्ती के अंदर वाले हिस्से में काटती है और मर जाती है कुछ हद तक। मौत तो उस पैरासाइट के लिए नई शुरुआत है। फंगाई तो यही चाहती है कि उनके होस्ट की मौत हो जाए ताकि उनके टिश्यूज को खाकर वो बढ़ें और लगातार अपनी आबादी बढ़ाती जाए। तो अभी इस चींटी का पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, मगर ज़ॉम्बी एंड फंगस ने अभी भी उस चींटी के दिमाग पर कब्जा बना रखा है, जिसकी वजह से चींटी के जबड़े उस पत्ती में धंसे हुए हैं। इधर फंगस चींटी के दिमाग के अंदर अपनी आबादी बढ़ाते हुए तब तक दबाव बनाती रहती है जब तक वो फट नहीं जाती। उससे बाहर आता है फंगल स्टॉक, जो कि अगले शिकार पर अपना खतरनाक स्पोर स्प्रे करता है। फिर ये सिलसिला चलता रहता है। फंगल स्पोर को वो नीचे खाने की तलाश में घूम रहे जीवों पर दूर से ही लॉन्च करते हैं और इसी तरह से फंगस ने अपने होस्ट के दिमाग पर कंट्रोल करने का तरीका सीख लिया है। अपने घर के अंदर तो चींटियां हाइजीनिक होती हैं, लेकिन जब वो घर के बाहर खाना ढूंढने निकलती हैं तब उन्हें इन्फेक्शन का खतरा होता है। डेविड मानते हैं कि फंगस ने भी ये जान लिया है कि चींटियों पर तभी वार किया जाए जब वो बिल्कुल कमजोर हो। इन ज़ॉम्बी एंड फंगस से हमें कोई खतरा नहीं है। हमारा दिमाग उन चींटियों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन क्या वैसा ही कोई और पैथोजन हमारे दिमाग को निशाना बना सकता है? फंगाई ने तो साफ तौर पर जीवों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कला सीख ली है। हमारा दिमाग भी एनिमल ब्रेन होता है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल किया जा सके? अगर किसी माइंड इंसुलेटिंग पैथोजन ने कभी इंसान पर हमला किया तो वो शायद हमारे सबसे करीबी जेनेटिक रिश्तेदारों से ही आएगा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्तिक चंद्रा इबोला वायरस की स्टडी कर रहे हैं।
वो पैथोजन हमारा सबसे डरावना सपना है। उसके इन्फेक्शन से कुछ ही हफ्तों बाद मरीज के शरीर की हर कैविटी से खून निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। कार्तिक अपनी टीम के साथ ये पता लगा रहे हैं कि इबोला जैसे खतरनाक वायरस आखिर किस तरह से इंसान को इन्फेक्ट करते हैं। हम तो यही जानते हैं कि इबोला आमतौर पर चमगादड़ों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो अक्सर चमगादड़ों के शरीर से बाहर आकर दूसरे जीवों पर हमला कर देते हैं, जिनमें बंदर और इंसान भी शामिल हैं। कार्तिक अब ये पता लगा रहे हैं कि इबोला चमगादड़ों के शरीर से हमारे शरीर में कैसे पहुंचा। उनका मानना है कि वो भी शायद एक माइक्रोस्कोपिक बदमाश ही है। इंसान का शरीर एक बिल्डिंग की तरह है जिसमें हम अलग अलग कमरे हैं। वायरस भी शरीर के अंदर घुसपैठ करके उसे इन्फेक्ट करता है। अब आप शायद मुझसे ये पूछे कि स्टोरेज फैसिलिटी के इस छोटे से कमरे में ताला क्यों लगा हुआ है। जवाब सीधा सा है कि कोई इसके अंदर घुस सकता है, मगर इस ताले की वजह से सिर्फ वही अंदर जा पाएगा जिसे जाना चाहिए। हमारे सेल्स भी ऐसे होते हैं, उन्हें चीजों को अंदर ले जाना पड़ता है। हमारे सेल्स ही चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं और वायरसेस ने वो तरीके सीख लिए हैं जिनसे वो इन रास्तों से अंदर जा सकें। वायरस उन नए ट्रेंड्स की शेप की नकल करते हैं जिनके सहारे सेल जिंदा रहते हैं, वैसे ही जैसे चाबी बनाने वाला चाबी की नकल करता है। एक बार सेल के अंदर जाने के बाद वायरस शरीर में बेहद खतरनाक जेनेटिक कोड बनाता है। उसके बाद होस्ट सेल एक ऐसी गुलाम फैक्ट्री बन जाता है जो उन घुसपैठियों की काउंटलेस कॉपीज बनाता है। तेजी से आबादी बढ़ाता वायरस होस्ट सेल के अंदर इतना दबाव बनाता है कि वो फट जाता है, जिससे लाखों वायरल क्लोन निकलते हैं जो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। एक वायरस किसी जीव से इंसान के शरीर में उस बायोलॉजिकल मशीनरी के जरिए ही पहुंच सकता है जो जीव और इंसान दोनों के सेल में होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये वायरस या दूसरे पैरासाइट्स कॉमन सेलुलर मैकेनिज्म्स को खत्म कर देते हैं, और इबोला ने भी यही किया है। कार्तिक ने एक बड़ी अनूठी खोज की है और पता लगाया है कि इबोला वायरस NPC1 नाम के एक प्रोटीन के जरिए सेल्स को इन्फेक्ट करता है। NPC1 चमगादड़ और इंसान दोनों के सेल्स में पाया जाता है। चमगादड़ और इंसान भले ही देखने में बिल्कुल अलग नजर आते हो, मगर उनके सेल्स एक जैसी ही मॉलिक्यूलर मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। चमगादड़ को इन्फेक्ट करने वाले ज्यादातर वायरस इंसान के शरीर में भी आ सकते हैं। इसके लिए वायरस को बस वो कॉमन चीज ढूंढनी पड़ती है। मेरे ख्याल से ये बात प्रोबेबिलिटी की है, यानी आप किसी दूसरे जीव से जितने मिलते जुलते होंगे, आपको भी वायरस का उतना ही खतरा होगा। एक वायरस जो इंसान को एक खतरनाक अनकॉन्शियस शैतान बना देता है, वो पहले से मौजूद है। रेबीज। जो लोग रेबीज का शिकार होते हैं वो अक्सर एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जब वो बड़े ही वायलेंट हो जाते हैं और उनके मुंह से झाग निकलता है। वायरस के लिए तो ये वो बदलाव है जिससे वो एक इन्फेक्टेड होस्ट से बड़ी आसानी से एक अच्छे भले होस्ट तक पहुंच जाता है। रेबीज इन्फेक्शन इतनी आसानी से एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, लेकिन अगर रेबीज के वायरस में इन्फ्लुएंजा के वायरस वाली खूबियां आ जाएं, तो वो बहुत तेजी से फैलने लगता है। ऐसे में इन्फेक्टेड शख्स को यही लगता है कि उसे मामूली सर्दी जुकाम है, लेकिन सच सामने आने तक काफी देर हो जाती है। फिर वो बौखला से जाते हैं। वो वॉयलेंट हो जाते हैं और बिना किसी चेतावनी के हमला भी कर देते हैं। खुले जख्म भी वायरस के लिए वरदान जैसे हैं। वो उनके अंदर हवा में घूमती चीजों के सहारे आसानी से पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमारा चौकन्ना इम्यून सिस्टम ही इस वायरस को दावत देता है। जब कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है, तब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उस सेल के अंदर नई नई मशीनें बनाता है और इस वायरस को इन्फेक्ट करने से रोकने की कोशिश करता है। मगर वायरस भी इवॉल्व होना चाहता है ताकि वो इन एंटीवायरल प्रोटीन्स में मिल सके। वायरस और होस्ट इम्यून सिस्टम के बीच कभी खत्म न होने वाली इस जंग में दोनों ही नए नए दांव चलते रहते हैं। वायरस म्यूटेट होकर कुछ बड़े ही अनोखे टैलेंट भी पैदा कर लेते हैं। कुछ म्यूटेशन के बाद तो वायरस इनविजिबल होना भी सीख लेते हैं।
इसके अलावा कई बार तो वो ऐसे केमिकल टूल्स भी बना लेते हैं जो शरीर के इन्फेक्शन मॉनिटर्स को ही बंद कर देते हैं। अगर वायरस सही तरीके से म्यूटेट हो जाए तो वो एक डिकॉय की मदद से हमेशा के लिए हमारे इम्यून सिस्टम से बच निकलता है और तब एक नया वायरस बनता है जो शरीर की सारी डिफेंसेस को चकमा दे देता है। फिर उसी वायरस को चुना जाता है क्योंकि सिर्फ वही सेल्स के अंदर खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। तब वो अचानक ही पूरी आबादी पर कब्जा जमा लेता है। फिर कुछ इस तरह से उनके सिलेक्शन का विस्फोट होता है कि उससे पूरी वायरल पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। ऐसा बहुत जल्दी हो सकता है। जब तक हम अपनी सेहत के लिए अपने इम्यून सिस्टम के भरोसे रहेंगे तब तक नए नए वायरस पैदा होते रहेंगे, मगर हो सकता है कि एक दिन एक ज़ॉम्बी वायरस हम अपनी लेबोरेटरी में भी बना लें। हमें ऐसे वायरस बनाने होंगे जो अलग अलग काम कर सकें। मुझे तो यही लगता है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि कौन से बटन दबाने हैं तो हम ऐसे वायरस बना सकते हैं जो वो काम कर सकें। कार्तिक तो यही चाहते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस अपनी नकल ना बनाए, मगर शैतान दिमागों को ऐसा करने से कौन रोक सकता है? क्या ज़ॉम्बी वायरस बनाया जा सकता है? मैं तो यही मानता हूँ कि फिजिक्स का कोई भी नियम ये नहीं कहता कि कुछ भी नामुमकिन है, मगर मुझे लगता है कि वो कई ऐसे वायरसेस का कॉम्बिनेशन होगा जिन्हें हम जानते हैं। इंसान को एक खतरनाक कंटेजियस शैतान बनाने वाला हाइब्रिड वायरस अभी तो नहीं है, लेकिन वो मुमकिन है। वो शायद किसी लेबोरेटरी में बने या फिर एवोल्यूशन से पैदा हो। अगर वो वायरस हमला करता है तब क्या होगा? जब हमें सर्दी जुकाम होता है तब हम क्या करते हैं? घर जाकर लेट जाते हैं और चाहते हैं कि कोई हमें परेशान न करे। लेकिन अगर हमें एक ऐसी बीमारी हो जाए जो अपने शिकारों को वायलेंट बनाती हुई फैलती है, तब वैसे एक दिन ऐसी बीमारी हो भी सकती है। क्या हम उसे ग्लोबल पैंडेमिक बनने से रोक पाएंगे? ऑटावा कनाडा के एक साइंटिस्ट उस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को उसके हमले से पहले ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो साइंटिस्ट जिसके दिमाग में हमेशा एक नया सवाल होता है। बीमारियां तो हर जगह। रॉबर्ट अपनी जिंदगी के हर उस पल को लॉग करना चाहते हैं जब उन्हें किसी इन्फेक्टेड इंसान से एक पैथोजन मिल सके, उस वक्त भी जब कोई इन्फेक्टेड इंसान आसपास ना हो। अगर कोई बीमारी हवा से फैलती है तो हमारे आसपास जो हवा है वो भी काफी जहरीली होगी और आप उसके जितने करीब होंगे खतरा भी उतना ज्यादा होगा। मगर उसके अलावा भी कई और चीजें हमारे लिए खतरा बन सकती है, जैसे कि डोर नॉब्स या फिर बस का हैंडल। हर वो चीज जिसे मैं छू रहा हूँ या जहां मैं सांस ले रहा हूँ। रॉबर्ट उस डेटा की मदद से वो मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हैं जिनसे पता लग सकता है कि एक इन्फेक्शियस बीमारी कितनी तेजी से फैलती है। रॉबर्ट ने इससे उस बीमारी के इन्फेक्शन रेट का अंदाजा लगाया जो अभी नहीं है। उन्होंने उस वायरस की कल्पना की जो फ्लू के वायरस की तरह हवा में फैलता है, मगर इन्फ्लुएंजा की तरह उसका शिकार बना मरीज घर में नहीं बैठना चाहता। वो तो ज़ॉम्बी बन जाता है और गुस्से में भड़कता हुआ सड़कों पर घूमता है। अगर सचमुच एक ज़ॉम्बी वायरस आ जाता है तो मैथमेटिक्स के मुताबिक हम उसके सामने शायद ही कुछ कर पाएं। रॉबर्ट का कहना है कि अगर एक भी इंसान ज़ॉम्बी वायरस का शिकार बन जाता है तो वो इन्फेक्शन जल्दी ही एपिडेमिक बन जाएगा। जल्दी ही पूरा शहर उसका शिकार बन जाएगा। वो रिफ्यूजी भले ही भाग निकले, मगर वो अनजाने में ही अपने साथ वो बीमारी भी ले जाएंगे। हम जिस ग्लोबल सिविलाइजेशन की बात करते हैं वो कुछ ही महीनों में घुटनों पर आ जाएगी। हम अभी 2 ही बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर पाए हैं, कैटल प्लेग और स्मॉल पॉक्स, मगर उस हाइपोथेटिकल ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है तो रॉबर्ट की कैलकुलेशंस बताती हैं कि हम उनसे किस तरह से पूरी तरह से खत्म होने से बच सकते हैं, अपने हाथ गंदे करके। अगर हमें ज़ॉम्बी प्लेग को एक एपोकैलिप्स बनने से रोकना है तो हमारे पास शायद एक ही तरीका है, दिल दहला देने। हर इन्फेक्टेड इंसान को मार डालना। एक भी ज़ॉम्बी बच गया तो वो एक और एपिडेमिक ले आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक पहाड़ी पर दौड़िए तो आप शायद नहीं दौड़ेंगे, है ना? लेकिन अगर मैं आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को अपने कंट्रोल में कर लूं और आपके पैरों को पहाड़ी पर दौड़ाने लगूं, तब
एक कॉन्शियस इंसान को माइंडलेस ज़ॉम्बी बनाने के लिए जरूरत है बस दिमाग के सही सर्किट को ढूंढने और उसे कंट्रोल करने की। एक जीते जागते जीव से उसकी इच्छाओं को कैसे सरेंडर करवाया जा सकता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एल्पर बॉस्कर्ट का कहना है कि ये काम तो हम सदियों से कर रहे हैं, जंगली जीवों को पालतू बनाकर। घोड़े हमारी हर बात मानने लगते हैं और उनके साथ हमारा एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशन बन जाता है, मगर उन्हें ट्रेन करने में हमें काफी वक्त लगा है और इसके लिए हमने उन्हें तरह तरह के इनाम भी दिए हैं और तरह तरह की सजा भी दी है। एल्पर इन जीवों को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि घोड़े का दिमाग उसकी मांसपेशियों को उसके नर्व सेल्स की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की मदद से तरह तरह के कमांड भेजता है, मगर घोड़े से ये सारे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स करवाने के लिए बस एक मामूली से इनपुट की जरूरत पड़ती है। जब सवार घोड़े को बाईं ओर ले जाना चाहती हैं, तब वो लगाम को बाईं ओर खींचती हैं। घोड़ा उस तरफ बढ़ने लगता है। जब वो उसे दाईं ओर ले जाना चाहती हैं, तब लगाम दाईं ओर खींचती हैं और घोड़ा दाईं ओर चलने लगता है। जब वो उसे आगे ले जाना चाहती हैं, तब वो धीरे से उसे अपनी एड़ी से किक करती हैं और वो तुरंत सामने की ओर चलने लगता है। घोड़ा ट्रेनिंग की वजह से उनकी बातें मानता है, मगर एल्पर मानते हैं कि वो दूसरे जीवों को कंडीशन किए बिना उनसे भी ये सब करवा सकते हैं, मगर उसके लिए मैकेनिकल कमांड्स की जगह दिमाग को सीधे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने होंगे। मेरे पास डोमिनो स्टोन्स का ये सेट है जो दिमाग के न्यूरल नेटवर्क जैसा है। हमारा दिमाग असल में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स का ही एक सेट है। उसके अंदर एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। जब वो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड होते हैं, तब वो अपने पड़ोसी को एक सिग्नल भेजते हैं और तब वो भी एक सिग्नल भेजता है। एल्पर को सिर्फ एक न्यूरॉन को ही स्टिमुलेट करना है, जिससे पूरा न्यूरल सर्किट ही एक्टिवेट हो जाएगा और उससे एक कॉम्प्लेक्स बॉडीली एक्शन शुरू हो जाएगा। ये वो प्रिंसिपल है जिसे किसी भी दिमाग में काम करना चाहिए, मगर एल्पर ने शुरुआत की है एक बड़े ही मामूली से दिमाग से, कॉकरोच से। एल्पर ने उन सॉकेट्स में इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं जहां उसका एंटेना उसके दिमाग से जुड़ता है। जब वो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स को एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स भेजते हैं, तब कॉकरोच एक ज़ॉम्बी बन जाता है। वो उसके बाद वहीं जाता है जहां उसे वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स भेजता है और वो एक झटके से मुड़ भी जाता है। जब हम उसके दाएं एंटेना को स्टिमुलेट करते हैं, तब उसे लगता है कि उसके सामने कोई बाधा है और वो उससे बचने के लिए बाएं मुड़ना चाहता है। लेकिन जब उसके बाएं एंटेना को स्टिमुलेट करते हैं, तब वो दाईं ओर मुड़ना चाहता है। एल्पर को लगता है कि ज़ॉम्बी बग्स भी एक दिन हमारी जान बचा सकते हैं। उनका मानना है कि अगर हम कॉकरोच साइबॉर्ग्स में कैमरे और जीपीएस चिप्स लगा दें, तो वो गिरी हुई इमारतों के नीचे दबे जिंदा लोगों को ढूंढ सकते हैं। मगर उसके बाद उस युग की शुरुआत होगी जिसमें कोई भी दिमाग सुरक्षित नहीं होगा। तब तो इंसान भी ज़ॉम्बीफाइड हो सकता है। हम ये तो जानते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं और हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब हम किसी कॉकरोच को स्टिमुलेट करते हैं, तब उसके लिए भी उसी स्टिमुलेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं जिससे पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किया जाता है। हाँ, इसकी मदद से कॉकरोच से अपने कमांड सिग्नल्स पर काम करवाना ज्यादा आसान होता है, लेकिन बड़े जीवों से, खासकर रीढ़ वाले जीवों से ऐसा करवा पाना आसान नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारे पास आज भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो हमें ज़ॉम्बी बना सकती है। अगर हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया गया तो हमें इसका पता लग पाएगा। हम इंसान अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। ये बात भले ही अजीब सी लगती है, लेकिन हो सकता है कि एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट या टेक्नोलॉजी बेकाबू होकर हमारी उस मर्जी को ही हमसे छीन ले जो हमें इतनी ज्यादा पसंद है। हमने अभी तक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की जो बात की है, उससे एक और सवाल उठता है, हम आखिर खुद को डरा कर अपनी जान क्यों ले रहे हैं? शायद बुरे से बुरे हालात से निपटने के लिए ऐसा करना जरूरी हो, मगर मैं तो नहीं डरता, क्योंकि साइंस हमारी बेस्ट डिफेंस है।